हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। मैं श्रेष्ठ प्रताप सिंह रोज की भांति आज भी आप लोगों से बायो में चर्चा करूंगा। चलिए हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग लेक्चर 4 पर बात करेंगे और हमारा चैप्टर पहला ही चल रहा है 12th का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो कल मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उपलब्ध कराए थे, आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा। इसके बाद आज मैं आगे अगले लेक्चर की शुरुआत से पूर्व मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछता हूं, देखता हूं कि आप हाँ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पता करना पड़ेगा, है ना। चलो एक चीज जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं को ऐसा मत करना, जिन क्वेश्चनों को मैं पूछता हूं उनके लिए ऐसा मत करना कि आप बगल में नकल कर रहे हो, है ना। ऐसा करना गलत है कि नहीं है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन किसका गुण है, विशेष गुण है ना। अर्धसूत्री विभाजन अब किसका विशेष गुण है तभी जान पाओगे किसमें होता है किसमें नहीं होता है। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है उसका विशेष गुण होगा, जिस जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है उस जनन का विशेष गुण होगा। अब आपको पता करना है। दूसरा क्वेश्चन, इस जीव जगत में जीवों ने सर्वप्रथम यहां पे मैं इसको सही कर देता हूं, जीवों ने सर्वप्रथम किस जैन को अपनाया था। हमको तो नहीं पता है, आपको बताना है कि जीवों ने सर्वप्रथम किस जैन को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं। और फिर बताना है आपको लैंगिक जनन। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। हाँ, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, है ना। ये भी बताना है आपको, ये सब क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, जो ब्रायोफिलन है उसका विशेष गुण क्या है, ये भी आपको बताना है। ब्रायोफिलम जिसको पत्थर चटा बोलता हूं उसका विशेष गुण क्या है। और पुनरुत्भवन की क्षमता किसमें किसमें होती है ये और बताना है। पुनरुत्भवन की क्षमता किन किन जीवों में, कम से कम 3 जीवों के नाम आपको बताने हैं। कितने जीवों के नाम बताने हैं, 3 जीवों के नाम बताने करेंगे। क्या लिखा है पढ़ते हैं इसको। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का बड़े पैमाने पर प्रवर्धन करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। मैं जब अब आपको मैं 2-3 लेक्चर पढ़ा चुका हूं उसमें बता चुका हूं, बार बार किसानों का जिक्र मैंने किया है कि जैसे उन्होंने आलू को उगाने का विचार किया, गन्ने को जिसको ईख बोलते हैं उसको उगाने का प्रयास किया, है ना। माली ने गुलाब की रोपने की तैयारी की। तो मतलब ये किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा जन उत्तरदायी है, वहां ये सभी के सभी लोग अलैंगिक जन का फायदा उठाते हैं, है ना। अलैंगिक जन का फायदा उठाते हैं। तो एमसीईआरटी वही बोल रही है कि माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण का मतलब जानते हो, अलैंगिक जन, इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों का, ध्यान सुनना, ध्यान देने योग्य, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। देखो एमसीईआरटी बड़ा स्पष्ट बोल रही है यहाँ पे कि ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि यदि इसको उसके अनुकूल सब चल रहा है, सब ठीक है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जीव को लगता है कि चलो सब ठीक है, कोई हमको किसी प्रकार का कोई हमको संकट नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई हमको चिंता नहीं है, तब वो कौन जन करेगा, अलैंगिक जनन करेगा। तो अब बताओ अलैंगिक जनन कब करेगा,
जब उसके सब अनुकूल होगा। स्पष्ट निकले, आया कि नहीं निकला? अनुकूल होगा, यानी अलैंगिक जनन कब करेगा? जब उसके अनुकूल मौसम होगा, जब उसके अनुकूल होगा, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई उसको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, उसको लगेगा सब ठीक है, तब वो अलैंगिक जनन करेगा। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आप एग्जाम्पल में क्या, शैवाल तथा फंजाई। प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रारंभ होने से पूर्व उसे लगा कि हाँ हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां आने वाली हैं, हमको किसी प्रकार का खतरा महसूस होने वाला है, तो वो अब समय आने से पहले ही, प्रतिकूल समय आ नहीं पाया, प्रतिकूल समय आने से पहले ही उसने अपने जनन की विधि बदल दी, और वो कैसी विधि अपना ली? लैंगिक जनन की। अरे ये तो बड़े समझदार प्राणी हैं, मतलब कहने का मतलब है जब तक अनुकूल मौसम था, अनुकूल स्थिति थी, तब तक इन्होंने अलैंगिक जनन को अपनाया, और जैसे ही लगा अब हमारे अनुकूल नहीं है, मतलब प्रतिकूल है, हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, हमको शक है कि कोई हमारे ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए, तुरंत इन्होंने लैंगिक जनन को अपना लिया। किसको अपना लिया? लैंगिक जनन को। अब यहाँ पे बात समझो, बड़े ध्यान से बात समझना, अर्थात यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि अलैंगिक जनन की तुलना में, अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि यदि परिस्थिति अनुकूल ना हो फिर भी तुम अपनी संतान को उत्पन्न कर सकते हो। एक अंतर ये भी हो गया। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब जीवन की शुरुआत हुई तब प्राणियों ने क्या किया? जब जीवन की शुरुआत हुई तब प्राणियों ने क्या किया? उन्होंने कहा सब ठीक है, कुछ पता नहीं था, इतना उनको जानकारी नहीं थी इस वातावरण के विषय में, तो उन्होंने अलैंगिक जनन अपना लिया। अरे ये तो मैंने उत्तर दे दिया जो प्रश्न पूछा था मैंने आपसे, चलो कोई बात नहीं। और जैसे ही उन्हें लगा कि नहीं ये दुनिया इतनी सरल नहीं जितनी दिख रही है, इसमें तो चुनौतियां हैं, इसमें तो संघर्ष है, इसमें तो काफी लंबी कहानी आने वाली है, तो इन्हें धीमे धीमे अलैंगिक जनन को छोड़ते गए और लैंगिक जनन को अपनाते गए, है ना। यानी क्या वही तो लिखा है कि अलैंगिक को छोड़ के लैंगिक की तरफ चल रहे हैं। चलो देखो आगे क्या लिखा है, और वो भी कब? परिस्थिति अनुकूल है तो अलैंगिक, और परिस्थिति प्रतिकूल है तो लैंगिक। ये देखो आ गया, उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधि अलैंगिक यानी कायिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया। उच्च पादपों ने कहा मेरे पास बड़ा अच्छा विकल्प है, हम तो दोनों को अपनाएंगे, अलैंगिक को भी और लैंगिक को भी अपनाएंगे। याद रखना, उच्च पादपों ने कहा हम दोनों विधियों को लागू करेंगे, चाहे वो अलैंगिक हो यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो लैंगिक हो यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अधिकांश जंतुओं ने कहा देखो पादपों से मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। बात ठीक है, अरे भाई तुम दूसरे की क्या जानते हो, अपनी ही तो जान सकते हो ना। अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल केवल लैंगिक विधि, जंतुओं में केवल लैंगिक विधि ही होती है। अधिकांश जंतुओं में, याद रखना सभी नहीं बोल रहा हूं मैं, अधिकांश बोल रहा हूं। तो अधिकांश जंतुओं ने क्या अपनाया? लैंगिक विधि को अपनाया, है ना। और उच्च श्रेणी के पादपों ने दोनों को अपनाया, और शैवाल फंजाई की तो बात ही ना पूछो, परिस्थिति अनुकूल है तो अलैंगिक, परिस्थिति प्रतिकूल है तो लैंगिक। ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से एमसीक्यू बनते हैं। आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने कल आपको इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट भेजा था जिससे कि आप समझ सको क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे। तो हम इनको शुरू करने से पहले मैं कुछ अंतर बता देता हूं। जैसे देखिए अलैंगिक जनन लैंगिक जनन क्या अंतर है। अलैंगिक जनन है वो तीव्र गति से घटने वाली घटना है, कल मैं बताया था अलैंगिक जनन है ये तीव्र गति से घटने वाली घटना है, और जबकि लैंगिक जनन है ये बड़ी धीमी गति से चलने वाली घटना है। मतलब
अब ये भी एक अंतर देखो, लैंगिक जनन जो होता है वो बड़ा धीमे चलता है, और जबकि अलैंगिक जनन है वो काफी तीव्र गति से संपन्न होता है। दूसरा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मतलब मैं लिख देता हूं यहाँ पे अलैंगिक जनन, मैं सिर्फ आ ही बना देता हूं, और इधर लैंगिक जनन मैं यहाँ पे ला बना देता हूं, ठीक है, यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या होगा, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री, और यहाँ पर कौन होगा, अर्धसूत्री, याद रखना सभी है, ठीक है, कौन होगा, अर्धसूत्री होगा। मैं इसको सही लिखता हूँ, अर्ध, है ना, अर्धसूत्री होगा, है ना, वैसे अर्ध मैं पूरा लिख देता हूँ, है ना, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ इधर से, ये ऐसे लिखते हैं पूरा, ठीक है, अर्धसूत्री, ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना। अब इसके बाद इसमें संतान, जो अलैंगिक जनन है उसमें संतान कैसी होगी, उसमें संतान बिल्कुल अपने जनक के समान होगी, और इसमें संतान अपने जनक के समान नहीं होगी, है ना। इसमें जो संतान होगी वो जनक के समान होगी, इसमें जनक के समान नहीं होगी, है ना। इसमें मात्र जो जनक होगा वो नंबर में 1 होगा, एक जनक भाग लेगा, किसमें, अलैंगिक में, और लैंगिक में 2 जनक भाग लेंगे। कितने जनक भाग लेंगे, 2 जनक, मतलब याद रखना, और मैंने आपको कल जो एक्स्ट्रा पॉइंट भेजा था उसको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ है, ये देखो आ गया, क्या लिखा, देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पे साफ लिख रखा है, क्या लिखा है, लैंगिक जनन के अंतर्गत, क्या लिखा है, लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव, कैसे, एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले विभिन्न जीवों द्वारा नर व मादा युग्मक यानी गैमीट का निर्माण शामिल है। देखो साफ साफ बात लिखी है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आई, ये बताओ जो ये गैमीट है, बड़े ध्यान सुनना, जो ये गैमीट है, गैमीट किस में बनता है, अलैंगिक जनन में कि लैंगिक जनन में, गैमीट बनता है ओनली वन लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या बनते हैं मैं बता चुका हूं, स्पोर बनते हैं जिनको हम हिंदी में बीजाणु बोलते हैं। अब पहले इस तरह का मतलब समझो, क्या लिखा ये, अलैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख यानी विपरीत लिंग वाले, है ना, वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण शामिल है। समझो, जब लैंगिक जनन होगा तब नर और मादा युग्मक बनते हैं, बनते कि नहीं बनते, जब लैंगिक जनन होता है तो नर और मादा युग्मक बनते कि नहीं बनते, इतनी बात समझ में आ गई। ये बात याद रखना, लैंगिक जनन में गैमीट का निर्माण होता है, एक गैमेट होता है मेल और एक गैमेट होता है फीमेल, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, मैं इसको अभी मैं इसी पैराग्राफ को ही समझा रहा हूँ। और हो सकता है, अब हो सकता है कि नर और मादा युग्मक, जैसे ये बना एक नर युग्मक, है ना, और ये बना एक मादा युग्मक, बड़े ध्यान सुनना, नर और मादा युग्मक देखने में एक जैसे दिख रहे हों, हम पहचान भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल एक समान दिख रहे हों, है ना। अब ये नहीं कहना सर मैं पहचान लूंगा, याद रखो बस, ठीक है, पहचान नहीं सकते हैं, तब इस प्रकार के युग्मक को हम बोलते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या बोलते हैं, समयुग्मक, क्या बोलते हैं, समयुग्मक, पहचान भी नहीं सकते, इतने समान दिखाई दे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोगैमी, आई है याद रखना, ठीक है, आइसोगैमीट, आइसोगैमीट क्या कहेंगे, आइसोगैमीट कहेंगे। कब, जब बिल्कुल एक समान दिखें, आप उनको पहचान ना पाए, और यदि नर और मादा युग्मक समान ना हो, एक ऐसा हो और एक माना कि ऐसा हो, आप तो दूर जान जाओगे कि हाँ एक गैमीट ये है, एक गैमीट ये है। मतलब क्या है, जब नर और मादा युग्मक समान नहीं होते हैं तो उन्हें हम, अब इन्हें अलग अलग पहचान सकते हो, तो इन्हें हम बोलते हैं विषम युग्मकी, क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी, क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैं लिख देता हूं,
एनाइसोगैमीट, एनाइसोगैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाइसोगैमीट कहते हैं। तो वही तो लिखा है इन्होंने। कभी कभी क्या होता है, बड़े ध्यान सुनना, दो नर और मादा युग्मक देखने में समान है, बड़े ध्यान सुनना, समान है, किंतु क्या है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, दोनों नर और मादा युग्मक देखने में समान हैं। जैसे ये रहा, है ना, एक गैमेट ये हो गया, है ना, और दूसरा गैमेट ये हो गया, है ना, देखने में कैसे हैं? समान है। कभी कभी दोनों नर और मादा युग्मक देखने में समान होते हैं, किंतु मादा युग्मक नर की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। अर्थात दोनों में अंतर वो होता है कि शारीरिक क्रियात्मक अंतर है, एक ज्यादा सक्रिय है, एक कम सक्रिय है। सक्रिय ज्यादा कौन है? मादा युग्मक जो होता है वो नर की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। कौन अधिक सक्रिय होता है? मादा युग्मक अधिक सक्रिय होता है। किसकी तुलना में? नर युग्मक की तुलना में, है ना। तो इस प्रकार के हम गैमेट को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल अंतर होता है ना, दोनों में अंतर होता है, शारीरिक क्रियात्मक अंतर होता है, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। तब इस प्रकार के युग्मक को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल आइसोगैमी। मैं लिख देता हूं, क्या बोलते हैं इसको? फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमी। हिंदी में क्या बोलेंगे? शरीर क्रियात्मक समानता। क्या बोलते हैं? शरीर क्रियात्मक समानता। तो ये कुछ टर्म याद रखना। लेकिन अब चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, तो यहां पर यही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव, अर्थात समयुग्मकी, दोनों युग्मक समान हों, है ना, और भिन्न भिन्न जीवों द्वारा, मतलब अलग अलग दिखें, तो समयुग्मकी और वो विषमयुग्मकी युग्मक का निर्माण शामिल है। तो हो सकता युग्मक देखने में समान हो और हो सकता युग्मक देखने में समान ना हो, याद रखना। चलिए ये देखो क्या लिखा हुआ है, यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते। ये कल एक्स्ट्रा पॉइंट में बिंदु लिखा हुआ था और मैंने वही समझाया था। जैसे क्या होता है, ये मेल युग्मक है ना, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट है और ये दोनों आपस में जाकर फ्यूज करें, इस घटना को हम क्या कहेंगे? जो संरचना बनेगी जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे या युग्मनज कहेंगे। युग्मनज हिंदी हो गई, जाइगोट इंग्लिश हो गई। तो क्या लिखा? वही तो लिखा यहाँ पर, यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज, यही मैंने कल बात बताई थी आपको, ठीक है ना, जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। एक और मैंने एक चीज और लिखी थी एक्स्ट्रा पॉइंट में, कि जो युग्मक होते हैं, जो गैमेट होते हैं, वो अगुणित और अगुणित होते हैं। ये मेल होगा अगुणित, ये फीमेल होगा अगुणित, और जो संरचना युग्मनज बनेगी, जाइगोट बनेगी, वो द्विगुणित होगी। कैसी होगी? द्विगुणित होगी, है ना। कैसी होगी? द्विगुणित। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, द्विगुणित होगी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आपके पास आ रहा है वो टोटल एनसीईआरटी पर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि ये चलो छोड़ो कोई मतलब नहीं, मैं जो भेज रहा हूं उसको नोट डाउन करते ना, आप गलती करोगे। देखो आगे क्या लिखा है, ठीक है, गैमेट याद रखना। देखो आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, यह अलैंगिक जन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। कैसी है? धीमी प्रक्रिया है और एक जटिल प्रक्रिया है, फिर भी जीवों ने अपनाया। याद रखना। तो क्यों अपनाया? इसका मतलब ये था कि जो अलैंगिक जनन है उसकी तुलना में लैंगिक जनन बेहतर है, तभी तो अपनाया होगा, है ना। चलो आगे देखते क्या लिखा हुआ है। देखो, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, युग्मक आए और मिल गए। युग्मन मतलब होता है मिलना, फ्यूज करना, ठीक है।
उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों की अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। मिल गया प्रश्न का उत्तर। कहने का मतलब अभी मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जो अलैंगिक जनन है वो लैंगिक जनन की तुलना में सरल है, कम समय में होता है, जबकि लैंगिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन की तुलना में काफी जटिल है और काफी लंबा समय लेता है। तो फिर जीवों ने अलैंगिक जनन को छोड़कर लैंगिक जनन को क्यों अपनाया? उसका आंसर देखो यही लिखा हुआ है एमसीईआरटी में। क्या लिखा हुआ है? इसका लिखा हुआ है कि जनक के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती हैं। कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई इनकी जो संतानें होंगी आपस में समान नहीं होंगी और जनक से भी समान नहीं होंगी, तो कन्फर्म है जो प्राकृतिक परिवर्तन आएंगे, जो जैव विकास होगा उसमें ये अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगी, अच्छी भागीदारी निभा पाएंगी, है ना, क्योंकि समान तो है नहीं। तो इसीलिए जीवों ने जटिलता पूर्वक होने वाले अलैंगिक जनन को ही अपनाया है, क्योंकि वो जैव विकास की दृष्टि से बेहतर है, इसीलिए जीवों ने उसको अपनाया है। किसको अपनाया है? अलैंगिक जनन को अपनाया है। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखो, है ना, क्या लिखा इसमें? पादप जंतु तथा फंजाई, है ना, पादप जंतु फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह वह आकार की, बिल्कुल बात ठीक है, प्लांट का आकार कुछ अलग होगा बाहर से देखने पर, जंतु का आकार बाहर से देखने पर कुछ अलग दिखेगा, और फंजाई को आप बाहर से देखोगे वो कुछ और संरचना रखी होगी। आंतरिक संरचना, बिल्कुल बात ठीक है, आंतरिक संरचना देखोगे तो जंतु का कुछ आंतरिक संरचना अलग होगी, पादप की कुछ आंतरिक संरचना अलग होगी, फंजाई की कुछ आंतरिक संरचना अलग होगी, और शरीर क्रिया विज्ञान, बिल्कुल बात ठीक है, जंतु की क्रियाकलाप अलग होगी। अरे भाई तुम पढ़ रहे हो, प्लांट नहीं पढ़ रहा है, तुम नहा रहे हो, प्लांट नहीं नहा रहा है, फंजाई भी वही कर, मतलब सबकी, अब प्लांट पे कहो वो O2 बना रहा है, तुम नहीं बना रहे हो, तुम तो O2 ले रहे हो, है ना, तो मतलब सबकी क्रियाएं अलग हैं, है ना। जैसे फंजाई में और पादप में सेल वॉल है, तुम्हारे पास नहीं है। पादपों की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की, और फंजाई की काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। तो वही लिखा है, एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल बात ठीक है, तीन के तीनों एक दूसरे से अलग हैं, परंतु जब यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। बड़ी अच्छी बात लिखी एमसीईआरटी ने, कहा ये तीनों कितने भी देखने में तुमको अंतर लग रहा हो, देखने में कितने भी तुमको अलग दिख रहे हो, किंतु जब जब ये अलैंगिक जनन को अपनाएंगे तो तीनों की तीनों का क्रम एक ही होगा। अरे भाई एक तो युग्मक बनाने पड़ेंगे, एक बात ठीक है। दूसरी बात क्या है, यदि लैंगिक जनन करना है तो उत्पन्न होने वाली संतान में क्या होगा? जाइगोट का पहले निर्माण होगा, आपस में मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप इनको लैंगिक जनन के पैटर्न से देखो, याद रखना लैंगिक जनन के पैटर्न से देखना है, लैंगिक जनन के पैटर्न से देखो तो आपको एक समान ही दिखेंगे। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक, हर जीव को यदि लैंगिक जनन करना है तो उसे एक निश्चित आयु तक अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था, जुवेनाइल फेज, इंपॉर्टेंट, किशोरावस्था इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज की प्रावस्था कहलाता है। किसमें? अब ये किशोरावस्था किसमें होगी? जंतुओं में। जबकि पादपों में क्या है? पादपों में यह कायिक प्रावस्था, वेजिटेटिव फेज, याद रखना, कहलाती है। तो यहाँ पे दो एमसीक्यू निकल के आए कि जो एनिमल है उसको यदि लैंगिक जनन करना है तो उसको किस अवस्था तक जाना होगा? जुवेलिन फेज तक, यानी किशोरावस्था तक। और पादप को यदि लैंगिक जनन करना है तो वो लैंगिक जनन तभी कर पाएगा जब वो वेजिटेटिव फेज यानी कायिक प्रावस्था तक पहुंच पाता है। ठीक है, चलो देखो आगे क्या लिखा है। ये लिखा है,
यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। बिल्कुल बात ठीक है, हर जीवों में ये अवस्था अलग होगी। पादपों में ये अवस्था तब होगी जब उन्हें पुष्प आने लगेगा, और मनुष्य की अलग होगी। ठीक है ना। चलो ये देखो क्या लिखा हुआ है ना, याद रखना अवस्था अलग होगी। मैं फिर इसको लाइन को वापस बता रहा हूं कि आप जंतु देखो और पादप देखो, दोनों की अवस्थाएं अलग हैं चयन करने की। ठीक है ना। चलो अब जंतु में कैसे हैं, कब हैं, क्या कर, उसके लिए कैसे उत्तरदायी होते हैं, उसके लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्या आयु होती है, इसका डिटेल आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ने को मिलेगा। चलिए आगे देखो क्या लिखा है। ये देखो किशोरावस्था यानी जुवेलिन, कायिक प्रावस्था वेजिटेटिव फेज की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। याद रखना इनकी जब समाप्ति होगी तब आपकी जन प्रावस्था की शुरुआत मान जाएगी। समाप्ति जन प्रावस्था का आरंभ है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उसमें पुष्प, मैंने कहा था पुष्प आने लगते हैं। अरे भाई पादपों का लैंगिक अंग है क्या, लैंगिक अंग जो होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, पुष्प में होते हैं। तो पुष्प तो पहले आने दीजिए। चलो आगे क्या लिखा है। ठीक है ये देखो लिखा है बांस की प्रजाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्ष के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। ये देखो मतलब बांस जो है अपने पूरे जीवन काल में लगभग 50-100 वर्षों के बाद ही पुष्प उत्पन्न करता है, और परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न करता है और मर जाता है। यानी बांस जो है अपने पूरे जीवन काल में लगभग 50-100 वर्षों बाद ये बड़ी मात्रा में फल और फूलों का उत्पादन करता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक चीज याद रखना, जब भी बांस में पुष्प होता है तब तक उस क्षेत्र में बड़ी लंबी एक समस्या आ जाती है। क्या समस्या आ जाती है, देखो क्या होता है कि वहां पर जब बांस की बड़ी संख्या में फूल होंगे, जब बड़ी संख्या में फूल होंगे तो बड़ी संख्या में फल होंगे, और जब बड़ी संख्या में फल होंगे, अरे भाई किसी ना किसी को तो फल पसंद होते हैं। अरे सपोज दैट जैसे तुमको कोई फल पसंद है तो दूसरे व्यक्ति को कोई पसंद है, तुम्हारे मित्र को कोई दूसरा पसंद है। लेकिन बांस का फल पसंद होता है किनको, चूहों को। किनको पसंद होता है, चूहों को। तो अब भाई जिसको पसंदीदा भोजन मिल जाए तो फिर वो कन्फर्म है जाएगा, है ना। तो अब वहां पर जिस क्षेत्र में बांस की काफी बड़ी मात्रा में पुष्प होता है, बड़ी मात्रा में फल होता है, वहां पर बड़ी मात्रा में चूहे भी होते हैं। और जब बड़ी मात्रा में चूहे होंगे, अब बताओ भाई चूहे होंगे तो क्या होगा, आपका अनाज खराब होगा, है ना। अनाज को खा जाएंगे, फसलों को खराब कर देंगे, वस्त्रों को काट कूट के खराब कर देंगे। मतलब वे कई तरीके की घटनाओं को दिखाएंगे। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि वहां पर इतनी स्थिति बिगड़ जाती है, इतनी स्थिति बिगड़ जाती है, इतनी स्थिति बिगड़ जाती है कि एक अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। चूहे परेशान कर लेते हैं और हो सकता रोग भी हो जाए, है ना। तो ये बांस के पुष्पों की कभी दुआ मत करना कि हमको भी बांस के पुष्प देखने मिल जाए। चलिए ठीक है आगे देखते क्या लिखा है। एक चीज याद रखो, जो पादप, क्या लिखा है, जो पादप अपने पूरे जीवन काल में, जो पादप अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार पुष्पन करता है, जो पादप अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार पुष्पन करता है, उन पादपों को मोनोकार्पिक कहते हैं। लिख लेना क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक कहते हैं। और जो पादप अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन करते हैं, कई बार पुष्पन करते हैं और वो भी अपने विशिष्ट मौसम में, तब इस प्रकार के पादपों को क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक। क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक। क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक क्या है, पॉलीकार्पिक क्या है, ये आपको याद रखना है। ये अतिरिक्त बिंदु है सब, ठीक है। ये सब आपको मैं बराबर मिलते रहेंगे, नोट डाउन करते रहना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। देखो आगे क्या लिखा हुआ है,
एक अन्य पादप स्ट्रोबिलेंथस क्यूनियाना, स्ट्रोबिलेंथस क्यूंथियाना नीला कुरेंजी, है ना, 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। इसकी खास बात क्या है, 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करेगा। नीला कुरेंजी जो प्लांट है वो 12 वर्ष में काफी बड़ी मात्रा में पुष्पों का उत्पादन करता है, बहुत बड़ी मात्रा में पुष्पों का उत्पादन करता है ये, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में पुष्पों का उत्पादन करता है। देखो याद रखना पादप का नाम, ठीक है, सीधा एमसीक्यू है ये। देखो इस तरह से पादप जो होता है इतनी बड़ी मात्रा में पुष्प का उत्पादन करता है। देखो कल्पना करो कैसा सीन बन गया ये, है ना, है ना, और लोग इसको देखने जाते हैं। ये देखो इस तरह से दिखता है ये, है ना। नीला कुरेंजी जो है एक बड़ी अजीब तरह का, मतलब ऐसा वातावरण बना देता है कि लोग ऑटोमेटिक स्वतः ही इस प्रकृति की ओर खींचे चले आते हैं। यह देखो इस तरह से पुष्प दिखता है नीला कुरेंजी का, ठीक है, इस तरह से इसका पुष्प होता है। आगे देखो, चलो देखो क्या लिखा है। आप में से अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप में सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस सदृश्य, है ना, जिस प्रकार का वह दृश्य था ऐसा सदृश्य बना के तैयार कर लिया, ऐसी मतलब वहां पे एक तरीके से आकर्षण बना के तैयार किया जिससे कि सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इसकी ओर आकर्षित होती है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से बहुत लोगों को आकर्षित किया और काफी लोग देखने भी गए, है ना। कब? सितंबर अक्टूबर 2006 की घटना है ये। कहाँ कहाँ? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये देखो है ना, इस तरह से पूरा सीन बना रखा था। देखो क्या लिखाएंगे, अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या है मैं बता चुका हूं, किशोरावस्था की समाप्ति ही जन्म प्रावस्था की शुरुआत है, की समाप्ति उसके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उसकी शारीरिकी एवं आकारिकी में बदलाव से प्रकट होती है। बिल्कुल बात ठीक है, मतलब जैसे ही किशोरावस्था आएगी उसमें हार्मोन परिवर्तन आने लगेंगे, आकारिकी और शारीरिकी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मैं कह चुका हूं, अब इनकी मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है। हाँ, अलग अलग अवधि की होती है, प्रत्येक जीव में जनन प्रावस्था अलग अलग अवधि की होती है। ये देखो आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। देख रहे होगे सीन सामने, है ना, ये देखो विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं, है ना, जो पक्षी होते हैं प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल। अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आपने सुना होगा कि बताओ, काफी लोग समानता पूछ देते हैं कि इस अर्थ पर, चलो अर्थ की बात अलग करते हैं, जो पूछते उसको पूछते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, बताओ सबसे पहले अंडा आया कि मुर्गी? बिल्कुल बात ठीक है, क्वेश्चन दिमाग में उठ जाता है। मैं बता रहा हूं सबसे पहले आया है अंडा। क्या आया है? अंडा, और बाद में आई मुर्गी। पहले मुर्गी नहीं आई है, पहले अंडा आया है। अब क्वेश्चन आता अंडा पहले क्यों आया? क्योंकि सरीसृप पहले आए, बाद में पक्षी आए, और जब सरीसृप पहले आए तो उनके अंडों में हुआ म्यूटेशन और जिससे बने पक्षी, उत्परिवर्तन हुआ, तो अंडा पहले आया, मुर्गी बाद में आई। अब देखो क्या लिखा है, यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों, बिल्कुल बात ठीक है, जो संरक्षण में होते हैं, जैसे आपने मुर्गी पालन को देखा होगा विशेष तौर पे अभी मैंने आपको इमेज दिखाया, जैसा कि कुक्कुट फार्म लिखा है, मैं कई वर्षों से आपके आसपास कई जगह देखने को मिलेगा। ये आज की नहीं, वर्षों पुरानी घटना बता रहा हूं, है ना, ऐसा नहीं है। तो वही लिखा है, वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। मतलब जो मुर्गी होता है, जो मुर्गी फार्म जो होता है, वहां पर जो कुक्कुट फार्म होता है, जो मुर्गी होती है वो पूरे वर्ष अंडों का उत्पादन करती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जन प्रक्रिया से संबंधित ना होकर, अब ये जन प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है, इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। ये वास्तव में जन प्रावस्था को नहीं दर्शा रहा है ना, ये वास्तव में एक तरीके से क्या है, मानव कल्याण के लिए एक उद्योग की तरह काम कर रहा है।
किसकी तरह काम कर रहा है? उद्योग की तरह काम कर रहा है। चलो आगे देखते क्या लिखा है। जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा प्लासेंटल मैमल्स की अंडाशय यानी ओवरी आदि की सक्रियता में चक्रीय तथा सहायक वाहिका एसेसरी डक्ट और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। देखो बार बार ये हार्मोन शब्द आ रहा है, एसेसरी डक्ट क्या है, ओवरी क्या है ना, प्लेसेंटा, पूरी कहानी आपको जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में विस्तार से पढ़ने को मिलेगी। चलो आगे तक क्या लिखा हुआ है, ये देखो। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों, नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरन, है ना। चूहों को याद रखना बांस के लिए, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी ठीक है। कुत्ता, चीता आदि में जन्म के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं जिन्हें मधुचक्र या ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। चलो ये देखो क्या लिखा है। जबकि प्राइमेटों, क्या है प्राइमेट में, बंदर, एप्स, मनुष्य में यह ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, किन एनिमल में देखने को मिलता है? चलिए ये देखो, अधिकांश स्तनधारियों विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। ये सब चीजें याद रखो, ठीक है। इनके एग्जाम्पल याद रखना है, वो भी एग्जाम्पल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल NCERT के हैं। किसके हैं? NCERT, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है बायोलॉजी के लिए, है ना। इस समय में आपको अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, है ना। इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत प्रजनक कहते हैं। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था ओल्ड एज के मापदंडों के रूप में माना जा सकता है। मतलब वृद्ध कब मानोगे? जब वो प्रजनन करने के योग्य ना हो। वही तो लिखा, प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज कहा जाता है, कह सकते हो, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में, शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचय का मंद गति से होने लगते हैं। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु चली जाती है। कहने मतलब जब वृद्धावस्था की पहचान क्या है? वृद्धावस्था की पहचान है कि जन्म प्रावस्था की समाप्ति और उपापचय क्रियाओं का मंद पड़ना। उपापचय क्रिया क्या है? शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाएं क्या हैं? शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहते हैं। वो मंद पड़ जाएंगी। अरे भाई आपने देखा होगा जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, फूड को पचा नहीं पाते हैं, भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वही लिखा है। क्यों? उपापचय क्रिया मन में धीमी पड़ गई, इतनी सक्रिय नहीं है। चलो ये देखो, पादप तथा प्राणी दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। हर चीज में हार्मोन की भूमिका, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हार्मोन की कहानी है पूरी। कब वृद्धावस्था में क्या होगा, किशोरावस्था में क्या होगा, जन्म प्रावस्था की जब शुरुआत होगी तब हार्मोन किस तरह के होंगे, ये सब हार्मोन पर डिपेंड करता है। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच पारस्परिक क्रिया जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहार अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। बिल्कुल बात ठीक है। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारक होते हैं जो क्या करते हैं, वो जीवों की जनन क्रियाओं और व्यवहारिक क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं, है ना। जीवों की जनन क्रियाएं क्या होंगी, है ना, इनकी व्यवहारिक अभिव्यक्ति कैसी होगी, ये सब हार्मोन पर और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। ये देखो, अब मैं यहीं तक रहूँगा, ज़्यादा समय हो चुका है। मैं शेष आपको लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, इसकी कहानी मैं आपको
कल बताऊंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, पूरा आप लोग समय से पूरा आपको सिलेबस मिलता रहेगा, उसकी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।